हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में जो भी बायोट सावर्ट लॉ, सोलेनॉइड वगैरह इस सब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था वो सब डिस्कस किए थे, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, या कोई बुक में इसको परमानेंट मैग्नेट्स। चैप्टर का नाम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आप चैप्टर 5 को पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, ये जो मैग्नेटिज्म वर्ड आया, इसके बारे में एक कंसेप्ट तो हम लोग सीखे कि जब तक कोई वायर में करंट का फ्लो नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला नहीं। मतलब कि मूविंग चार्ज जो है वही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब थोड़ा बहुत जो है हम लोग एक दो क्लास पहले जो पढ़े हैं उसको याद करते हैं और उसको रिलेट कराते हैं आज के टॉपिक से। याद करें, अगर एक स्मॉल करंट कैरिंग लूप है, ठीक ना, एक स्मॉल करंट कैरिंग लूप है, मान लीजिए इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो इधर होगा, सेंटर पे फील्ड एक्सिस के लॉन्ग होता है। अगर ठीक ना, ये स्मॉल करंट कैरिंग लूप, सपोज कीजिए इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा। डायरेक्शन तो मालूम है, इधर होगा। क्या होगा तो याद करें, फील्ड का फॉर्मूला आप पढ़े थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू 2 पाई ए स्क्वायर, अगर इसका रेडियस ए हो, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। यही आप पढ़े थे। और जब स्मॉल करंट कैरिंग लूप है तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो जाहिर है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली हो गया आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई इंटू पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखेंगे, 2 गायब हो गया, ये आर क्यू हुआ क्या, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई इंटू एरिया को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, याद करें। और इसको कैपिटल एम से ऐसे म्यू से डिनोट करते हैं, याद कीजिए। आई इंटू एरिया को हम लोग म्यू से डिनोट करते थे और उसको बोलते थे मैग्नेटिक मोमेंट, उसी को कैपिटल एम से डिनोट किए हैं। ठीक ना, यहाँ कैपिटल एम जो है वही म्यू है, आई इंटू एरिया ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। ठीक, देखिए तो ये जो रिजल्ट है ठीक वैसा ही है जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़ते थे एक्सिस पर। फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल याद करें, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू। सोचो तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है वो रिप्लेस्ड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से।
और कैपिटल M के जगह समझो P है या P के जगह कैपिटल M है, यही ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, डाइपोल मोमेंट ना। तो P को हम लोग बोलते थे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक। यानी यहां माइनस क्यू यहां प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता था, तो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। सोचो तो ये करंट कैरिंग लूप भी जो है वैसा ही रिजल्ट दे रहा है। यानी ये जो कैपिटल M है वो किसके रोल में है, तो डाइपोल मोमेंट के रोल में। तो इलेक्ट्रोस्टैट में डाइपोल पढ़ते थे तो वहाँ तो चार्ज होता था, तो क्या यहाँ भी चार्ज को इमेजिन किया जाए, तो बोलते हैं कि इमेजिन आप कर सकते हैं। देखो कैसे हम लोग इमेजिन करते हैं। यानी कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक ना, एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। तो माइंड में ये मान करके चलो कि एक करंट कैरिंग लूप ना हो करके ये एक डाइपोल है और इसका नाम मैग्नेटिक डाइपोल रखे। इधर समझो प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, प्लस मैग्नेटिक चार्ज है, इधर माइनस मैग्नेटिक चार्ज है। ध्यान से सुनना, इमेजिन कर रहे हैं। समझो चार्ज भी कैसा होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो अगर हम इधर निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज अज्यूम करते और इधर पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज अज्यूम करते और तब हमसे पूछा जाता कि यहां से r डिस्टेंस पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग ऐसे ही फॉर्मूला लिखते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह क्या लिख देते हैं, μ0/4 पाई। मैग्नेटिक फील्ड का बात होता है कि नहीं। और P कितने के इक्वल होता था जी, डाइपोल मोमेंट कितने के इक्वल होता था, तो चार्ज इंटू बीच का सेपरेशन। अगर बीच का सेपरेशन D है तो Q इंटू D बोलते थे। तो वैसे ही माइंड में समझो, इधर जो है पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है और दोनों के बीच का गैप क्या है, D। यानी कि अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे जैसे वहां Q इंटू D बोलते थे, यहां M इंटू D बोलेंगे। तो कोई कहेगा M को क्या बोला जाता है, तो बोलेंगे कि इस M को नाम देना मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, या इसी को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। इसका दूसरा नाम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, है ना। अब तुमसे कोई पूछे कि इसका यूनिट क्या होगा, तब मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है, ये तो आप जानते हैं ना, I इंटू एरिया को ही ना मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर और ये मीटर है, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो एम्पियर मीटर हो जाएगा क्या। यानी कि यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया, एम्पियर मीटर, क्योंकि ये एम्पियर मीटर स्क्वायर है और ये D है मीटर। तो देखो जी, यानी कि सही मायने में कोई मैग्नेटिक चार्ज होता नहीं है। ये इमेजिन किया जाता है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो समझ लो उसके एक साइड में पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है और दूसरे साइड में निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है, और जिधर पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज होता है ना, उसी का नाम दे दिया जाता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और इसका नाम क्या दे दिए, साउथ पोल। समझना, यानी कि सही मायने में कुछ नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा कुछ होता नहीं। देखो एक करंट कैरिंग लूप है,
है ना, करंट कैरिंग लूप। इस लूप के जैसे मान लो यही, चलिए देखें, जैसे एक करंट कैरिंग लूप, तो जाहिर है करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर होगा। तो सोचो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है यहाँ इंटर करता और इधर से निकलता है। सोचो, देखोगे तो ऐसा ही ना लगेगा, वास्तव में लाइंस ऑफ फोर्स तो कंटिन्यूअस है, लेकिन इस साइड से देखोगे तो लगेगा लाइंस ऑफ फोर्स इंटर कर रहा है, इधर से लगता है कि लाइंस ऑफ फोर्स इससे बाहर निकल रहा है। तो हम लोग तो पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट में कि निगेटिव चार्ज में लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करता है और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है। यानी हम लोग अजूम कर लेते हैं कि समझो इस करंट कैरिंग लूप का ये वाला साइड निगेटिवली चार्ज है और ये वाला साइड पॉजिटिवली चार्ज है। सही मायने में ना यहाँ कोई चार्ज वार्ज नहीं रखा हुआ था। देखो करंट का फ्लो इस तरह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो चूंकि यहाँ पे फील्ड इंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इधर इमेजिन कर लिए साउथ पोल, इधर इमेजिन कर लिए नॉर्थ पोल। यानी साउथ पोल अगर बोले तो निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज समझेंगे, यहाँ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज समझेंगे। यानी समझ लो कि एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पे रखा हुआ है। एक करंट कैरिंग लूप ठीक ऐसा ही बिहेव करता है। यानी कि अगर कोई कहे कि क्या ये पॉसिबल है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को काट के अलग अलग कर दें, तो बोलेंगे देखो सही मायने में नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होता ही नहीं, अलग अलग होने का तो कोई बात नहीं। एक करंट कैरिंग लूप है, उसी के एक साइड को हम साउथ बोल देते हैं, दूसरे साइड के नॉर्थ बोल देते हैं। तो क्या कोई ऐसा लूप बना सकते हो जिसमें केवल एक ही साइड हो, दूसरा साइड हो ही नहीं? तो इसको काटोगे भी तो फिर भी जो है दो साइड बनेगा कि नहीं? ऐसा कोई रिंग बना सकते हैं कि ये साइड हो तो ये नहीं हो, ये हो तो ये नहीं हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब भी एग्जिस्ट करेगा तो एक साथ ही एग्जिस्ट करेगा, अलग अलग उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैट में प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज अलग अलग भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है मैग्नेटिज्म में, करंट कैरिंग लूप में, मैग्नेट में, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करता है। क्योंकि प्रैक्टिकल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो एक इमेजिनेशन है, कल्पना है तो करंट कैरिंग लूप इस साइड को साउथ बोल दिए हैं और इस साइड को नॉर्थ बोल दिए हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा तो आखिर परमानेंट मैग्नेट में क्या करंट का फ्लो होते रहता है ना? तो एक बात तो जान लो, बिना करंट के फ्लो हुए मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। लेकिन ये तो हम लोग देखते हैं ना कि हर मटेरियल नहीं, जैसे हम कहें कि क्या ये जो पेन है क्या ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? ये भी कोई आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेता है? तो नहीं। लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल होता है ना जिसको हम लोग आयरन पीस के कांटेक्ट में लेकर उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो आखिर वो ये जनरल नॉर्मल मटेरियल, कॉमन मटेरियल और उस मटेरियल में जो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको हम लोगों को समझना है। देखिए अभी जो बात आपको बताए हैं एक्चुअली मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं इसको। हम लोगों को जहाँ से नोट्स बनाना है वो आगे बताएंगे कि अब यहाँ से आप चाहे नोट्स बना सकते हैं। ये सब समझने के लिए है कि देखो भाई एक स्मॉल करंट कैरिंग लूप है, ठीक वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव करता है। तो इसको भी समझ लो एक डाइपोल के तरह है, यानी समझ लो एक मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, इधर हो गया निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, है ना? तो पहले तो आप इसको लिख लें। देखिए कोई मटेरियल मैग्नेट जैसा अगर बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जरूर उसमें करंट का कोई इफेक्ट तो है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एटम में प्रोटॉन जो है या न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में रेस्ट में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है, पढ़े हैं? तो हर मटेरियल के लिए होता है, चाहे वो पेन हो या परमानेंट मैग्नेट हो। तो देखो होता क्या है कि जो एक कॉमन मटेरियल है
अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्यूशन कर रहा, ठीक ना, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा। बहुत तरीके से पॉसिबल है, कुछ रैंडम प्रोसेस दिखाएं। यानी कि इस पेन में कोई एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा, कहीं ऐसे चक्कर लगा रहा, कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे। यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है तो वो भी तो एक करंट कैरिंग लूप हो जाता है ना, और जाहिर है वो करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड को तो प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मान लो ये लूप इधर फील्ड प्रोड्यूस किया, ये लूप इधर फील्ड प्रोड्यूस किया, ये इधर किया, ये इधर किया, ये इधर, मतलब कि हर लूप जो है इसको, जब देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है तो वो करंट कैरिंग लूप बनाया और वो फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसको एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक ना। मतलब समझो एक एटम जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल के रोल में आ गया तो उसको एटॉमिक डाइपोल बोला जाता है। तो बोलेंगे क्या कि कोई भी ऑर्डिनरी सब्सटेंस जो होता है उसमें उसका एटॉमिक डाइपोल जो है ना रैंडमली डायरेक्टेड होता है। अब किसी का इधर है तो किसी का इधर है, किसी का इधर है, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, ठीक ना। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, ठीक ना। ये कॉमन बॉडी। लेकिन कोई अगर मटेरियल ऐसा हो जिसमें उसका ज़्यादातर जो एटॉमिक डाइपोल है अगर वो एक ही सेंस में हो, थोड़ा समझना बात को, अगर वो एक ही सेंस में हो, इस तरह से अगर अरेंज हो गया हो किसी भी कारण से, तब तो जिधर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उधर ही ये, उधर ही ये, उधर, मतलब कि सबका जो डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में हो। नहीं तो उस केस में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं ना होगा, और उस केस में जो है ये मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करने लगता है। यानी कि जो मैग्नेट होता है, ठीक ना, जो मैग्नेट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो सारे जो करंट कैरिंग लूप बनता है लगभग सब के सब जो है ना एक ही सेंस में होता है। ठीक है, कुछ डिफरेंट सेंस में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ एटॉमिक डाइपोल आर डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। या आप बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स आर डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन। क्लियर है? तो देखिए, समझेंगे आप। अब अगर इस तरह से बहुत सा करंट कैरिंग लूप है, मतलब हम बहुत कम दिखाए हैं, बहुत सा हो सकता है ना, केवल हम समझने के लिए बता रहे हैं। मान लो बहुत सा करंट कैरिंग लूप है, माने इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है, तो जाहिर है करंट कैरिंग लूप हो गया ढेर सारा, और उसके कारण जो है ये मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। इस एग्जाम्पल को हम लोग सोलेनॉइड के हेल्प से समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए, जैसे देखें, क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड, मतलब समझो हर टर्न एक दूसरे के कांटेक्ट में है, भले हम गैप पर दिखाए हुए, ठीक ना। इसमें करंट का फ्लो हो रहा, तो आप जान रहे हैं ना कि जितना भी टर्न है, हर टर्न अपने आप में एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो अगर हम इस टर्न के लिए बोलेंगे तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ। फिर इसके लिए बोलें तो बोलेंगे इधर साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, है ना। 1 2 3 4 अभी बनाए, वैसे ही बढ़ाते जाओ, साउथ नॉर्थ,
साउथ नॉर्थ, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ध्यान से देखें, मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, मैग्नेटिक साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, यही ना होता है मैग्नेटिक, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो बोलेंगे नॉर्थ पोल को पॉजिटिव लेते हैं, साउथ पोल को निगेटिव लेते हैं, तो ये मिल के जीरो, ये भी मिल के जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, लास्ट में बच कौन गया? तो बच गया यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे बच गया साउथ। थोड़ा समझना, यानी इफेक्टिव कौन है? ये वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ, क्योंकि ये साउथ किसी नॉर्थ से मैच नहीं कर रहा और ये नॉर्थ किसी साउथ से ओवरलैप या मैच नहीं कर रहा। तो देखो ये जो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को कैंसिल, हर जो है नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ कैंसिल कर दिया, स्टार्ट वाला साउथ और लास्ट वाला नॉर्थ बच गया। यानी समझ लो ये मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगा, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ। क्लियर है? अब देखें, अगर कोई कहे कि एक काम करो ना, इसको बीच से काट दो, चलो यहां से काट देते हैं, तो ठीक है काट देते हैं। थोड़ा समझना, चलो काट दिए। अब जो है ना 6 ठो टर्न रखे, बाकी सब काट दिए। तो सोचो तो अब फिर जो है ये हो गया साउथ, ये नॉर्थ, फिर इसके लिए बोलेंगे साउथ नॉर्थ। थोड़ा समझना बात को, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। देखो तो ये मान लो यहां से काटिए, 4 लूप को हटा दिए, तो अभी भी जो बचा, तो देखो इधर साउथ और इधर नॉर्थ बच गया कि नहीं? मतलब कि अगर इसको काट भी दोगे तो इस तरफ साउथ रहेगा, इस तरफ नॉर्थ रहेगा। अब ऐसा नहीं कि कहोगे ऐसा करते हैं, काटेंगे नॉर्थ अलग साउथ अलग, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो इसमें समझो ना, काट दिए, मान लो यहाँ तक काट दिए, तो काट दिए तो ये बच गया, तो यहाँ साउथ बच गया, इधर नॉर्थ बच गया। मतलब कि मैग्नेट को चाहे जितना भी पीस में कट करो, हर पीस में एक तरफ नॉर्थ होगा और दूसरे तरफ साउथ होगा। क्योंकि आप जब काटते हैं तो करंट कैरिंग लूप को ना अलग करते हैं, और हर करंट कैरिंग लूप तो अपने आप में इंडिविजुअल एक शॉर्ट मैग्नेट है ना, एक मैग्नेटिक डाइपोल के रोल में है। यानी आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जो परमानेंट मैग्नेट है, उस परमानेंट मैग्नेट में ज़्यादातर जो एटम है उसका जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो सब एक सेंस में हो गया है, समझ लो कुछ हद तक सोलेनॉइड के जैसा, ऐसा ही कुछ हो गया है। इसीलिए वो एक तरफ पॉजिटिव नेचर को शो करता है, यानी समझो इधर प्लस पॉजिटिव चार्ज है मैग्नेटिक चार्ज, और इधर क्या है निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है, और ये बिहेव कर रहा है मैग्नेट के जैसा। तो इतना तो बात जरूर समझ में आ गया होगा कि कोई ऑर्डिनरी मटेरियल मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करता, लेकिन परमानेंट मैग्नेट मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, इसलिए क्योंकि उसमें जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादातर डाइपोल मोमेंट सेम सेंस में डायरेक्टेड है, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट के रूप में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जबकि ऑर्डिनरी मटेरियल कॉमन बॉडी जो है उसका डाइपोल मोमेंट अलग अलग रैंडमली डायरेक्टेड होता है, उसमें नेट डाइपोल मोमेंट हम लोग 0 ले लेते हैं। चलिए यहाँ तक तो हम लोग बात को समझे। अब देखें सिंपल वे में, जैसे मान लीजिए ये परमानेंट मैग्नेट, ठीक, जाहिर है कोई भी मटेरियल है तो एटम मॉलिक्यूल यही सब से ना बना होता है। अब मान लो ये
यहाँ पे एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल। कारण कि सोलेनॉइड में तो सिंगल लूप था, इसमें तो नंबर ऑफ लूप बहुत सारा ना है, हम तो बहुत कम ही दिखा पा रहे, समझ ही रहे, बहुत सारा एटम्स है, हर एटम्स अपने आप में एक डाइपोल के रोल में है, उसमें करंट, इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण करंट का फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक मोमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो देखो अब इधर का जो पोर्शन है, मान लो इस सेंस में करंट है तो लाइंस ऑफ फोर्स इंटर कर रहा है, तो ओवरऑल सब का स्ट्रेंथ मिला करके कोई एक पॉइंट पर कंसीडर करते हैं तो उसको साउथ पोल बोलते हैं। इधर सब का रिजल्टेंट जब निकाल करके कोई एक पॉइंट पर कंसीडर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ। हकीकत में तो ये है कि यहाँ भी साउथ पोल बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी नॉर्थ पोल भी बहुत जगह, क्योंकि जितना करंट कैरिंग लूप है उसके एक साइड में साउथ, दूसरे टाइप साइड में नॉर्थ। लेकिन हम लोग जो है ओवरऑल अगर देखें सबको मिला करके तो कोई एक पॉइंट पर लिए साउथ पोल, दूसरे पॉइंट पर लिए नॉर्थ पोल, और इसी साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का जो गैप होता है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। ठीक ना, बार मैग्नेट मतलब वो रॉड टाइप का जो मैग्नेट है ना, उसी को बार मैग्नेट हम लोग बोलते हैं। और सही मायने में जो इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है मैग्नेट का, वाकई में जो इसका आप ज्योमेट्री से मापेंगे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और ये लेंथ जो मापेंगे, ये दोनों लेंथ में फर्क होता है। मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज स्मॉलर देन ज्योमेट्रिकल लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच के गैप को बोलते हैं, ये स्लाइटली इनसाइड होता है सरफेस के, ठीक ना। और ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड टू एंड डिस्टेंस को बोलते हैं। तो ठीक है, उसका रिलेशन भी क्या होता है मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ में, उसको आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन देखिए अभी तक जो कुछ भी हम बतलाए ना आपको, ये केवल इस बात को समझाने के लिए कि हम लोग मैग्नेटिक चार्ज या नॉर्थ पोल साउथ पोल का चर्चा क्यों करते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल वाकई में जस्ट एक इमेजिनेशन है, कोई मैग्नेटिक चार्ज ऐसा टर्म होता नहीं है। भले हम लोग कल्पना कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट करके कि करंट कैरिंग लूप के एक साइड में समझ लो कि माइनस चार्ज है और दूसरे साइड में प्लस चार्ज है, और मैग्नेटिक चार्ज को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और उसी का नाम हम लोग पोल स्ट्रेंथ भी रखते हैं, है ना। फिर हम लोग सीखे कि कोई ऑर्डिनरी मटेरियल क्यों नहीं मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो बोलें उसका रीज़न आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। और कोई मटेरियल जो है मैग्नेट जैसा जब बिहेव करता है, तो जैसे अगर सोलेनॉइड का ही एग्जांपल लिए, सोलेनॉइड जो है बहुत हद तक इक्विवेलेंट है परमानेंट मैग्नेट जैसा, तो उससे ये भी पता चला कि चाहे नंबर ऑफ टर्न कितना भी हो, इफेक्टिव है लास्ट वाला नॉर्थ होगा और स्टार्ट वाला साउथ होगा, बाकी सब एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक ना। तो वैसे ही ढेर सारा एटॉमिक डाइपोल है लेकिन बीच वाला सब एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, यहाँ वाला इफेक्टिव रहेगा, यहाँ वाला इफेक्ट जो अनकैंसिल्ड रह जाता है, तो इधर हम लोग साउथ बोल दिए तो इधर नॉर्थ बोल दिए। तो ये तो केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। और इसमें जो बात आप समझे अपने समझ से जो आप लिख सकते हैं उसको आप लिख लें। वैसे मैं नोट्स भी अपलोड करूँगा, लेकिन आपके जो 12th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो अब आगे बता रहे हैं। देखिए परमानेंट मैग्नेट में हम लोग मेनली पढ़ते हैं बार मैग्नेट को या रॉड मैग्नेट जो कहिए, बार मैग्नेट को पढ़ते हैं। कोई भी बार मैग्नेट में बोलेंगे दो ठो पोल होता है, एक साउथ पोल दूसरा नॉर्थ पोल, ठीक ना। यहाँ लिख दे रहे हैं एनी बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, one is called north pole and another is called south pole.
ठीक। ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल इज टेकन एज पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, ठीक ना, प्लस m से डिनोट करते हैं, एंड साउथ पोल is taken as negative magnetic charge। ठीक ना, ये -m हो। तो देखें, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का जो गैप है, इसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। और इस एंड से लेकर के इस एंड तक जो गैप है, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक लेंथ है वो कम होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ से। मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ इक्वल होता है ये 0.84। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो इतना होता है, ठीक ना। इफेक्टिव लेंथ एक तरह से मैग्नेटिक लेंथ ही होता है। जहाँ भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किसी मैग्नेट के कारण, तो ज़रूरत हम लोगों को मैग्नेटिक लेंथ का ही होता है। नॉलेज के लिए जाने, दोनों का रेशियो होता है 0.84। देखो, अब अगर इसी में पूछा जाए ना पोल स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो पोल स्ट्रेंथ एक तरह से जो इमेजिन किए हैं हम लोग मैग्नेटिक चार्ज को, उसी मैग्नेटिक चार्ज को ही हम लोग क्या मान करके चलते हैं, उसी का नाम, दूसरा नाम क्या दे देते हैं, पोल स्ट्रेंथ। यानी कि इट इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, एंड इट इज measured in एम्पियर मीटर। देखो, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मान लो कोई मैग्नेटिक चार्ज, तो इस चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर हमसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैट में आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, तो इसमें बोलेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। यानी कि जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, वहाँ पर क्या लिख दिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, q बाई आर स्क्वायर के जगह लिख दिए m बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा समझना बात को। अगर हम लोग एक करंट कैरिंग एलिमेंट लें, मान लो इसका लेंथ dl है, इसमें I करंट का फ्लो हो रहा, और r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लें। यहां कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, तो सोचो अगर बायोट सावर्ट लॉ से निकालते तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यू। देखो तो क्या आ जाता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl r साइन 90, देखो dl इधर r इधर, बीच का एंगल 90 बाई आर क्यू। थोड़ा कंपेयर करके देखो ना क्या आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू dl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, I इंटू dl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सोचो तो,
जैसे m/r² लिखते थे, वहाँ क्या लिख दिए, I इंटू dl/r²। यानी ये जो m है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, I इंटू dl, है ना। m इक्वल हो गया I इंटू dl। यानी जो पोल स्ट्रेंथ है वो I dl का नहीं इक्विवेलेंट, दोनों का कंपेयर करो ना, μ0/4π, इसमें भी μ0/4π r²r, बस m ना चेंज हो गया। मतलब कि समझ लो कि पोल स्ट्रेंथ जो है ना वो जस्ट लाइक बिहेव करता है I इंटू dl। तो सोचो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, I हो गया एम्पियर, dl हो गया मीटर, है ना। ठीक है, तो ये बात जो है ना समझने के लिए बताए, बस डिफिनीशन में हम लोग इतना ही लिख देंगे। और बस अब आप इतना समझिए, इट इज डिनोटेड बाय m लिख देते हैं, पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से डिनोट करेंगे। यानी कि कोई भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक चार्ज अजूम करते हैं, ये मान के चलते हैं कि समझो इधर प्लस चार्ज है इधर माइनस चार्ज है, तो जो चार्ज अजूम करते हैं उसका नाम चार्ज न बोल करके, मैग्नेटिक चार्ज न बोल के क्या नाम दिया जाता है, पोल स्ट्रेंथ। यानी बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ, समझना है मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है, पहले यहां तक लिखे। अब हम लोग आगे देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक ना, मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में डाइपोल मोमेंट बोलते थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। समझो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ -m पोल स्ट्रेंथ है, +m, और बीच का जो गैप है 12 है। तो बतलाओ मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया पोल स्ट्रेंथ, दोनों पोल का स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड में सेम रहता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। ठीक ना, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ of either pole and magnetic length of bar magnet। ठीक, इसी को हम लोग म्यू से भी डिनोट कर देते हैं, कभी कभी कोई कोई बुक जो है म्यू से डिनोट कर देता है, कोई कैपिटल एम से। तो यूनिट अगर कहा जाए तो ये तो एम्पियर मीटर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल इक्वेशन कहा जाए तो जाहिर है एम्पियर के बदले हम लोग कैपिटल I लिखते हैं, मीटर लेंथ है, बस हो गया, और क्या। चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझे। यानी मैग्नेट जो है ना एक तरह से डाइपोल के जैसा हो गया, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में डाइपोल पढ़ते थे, इधर -q चार्ज इधर +q चार्ज, और उसमें पढ़ते थे कि भाई एक्सिस पर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालो, जनरल पॉइंट पर निकालो, तो सब वही के वही। यानी अगर मैग्नेट को जो है हम लोग रख दिए मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क कितना लगेगा, तो देख लो इलेक्ट्रोस्टैट में डाइपोल पे टॉर्क कितना लगता था, P×C। तो यहाँ P के जगह कैपिटल M हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो जाहिर है साउथ से नॉर्थ, क्योंकि उसमें हम लोग बोलते थे कि उसका डायरेक्शन होता है -q से +q चार्ज की ओर। तो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ, है ना। अब हम लोग आगे सीखते हैं कि जब आप किसी मैग्नेटिक डाइपोल को या बार मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें,
तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, उस पर कितना टॉर्क लगेगा। और सिंपल वे में जानिए, जैसे आप पढ़ते थे कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज को रख दिया तो फोर्स लगता था Q इंटू ई, पढ़े थे ना, F इक्वल टू Q इंटू ई। अगर वही निगेटिव चार्ज को रखते थे तो फोर्स उतना ही लगता था, अपोजिट में लगता था। वैसे ही अगर हम लोग बात मैग्नेट का करें, मान लो 1 मिनट के लिए ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये पॉजिटिव चार्ज समझो, ये निगेटिव चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्टेड। तो नॉर्थ पोल पर इधर फोर्स लग गया m इंटू बी, साउथ पोल पर इधर फोर्स लग गया m इंटू बी, है ना। m इंटू बी फोर्स जो है, जैसे जहाँ Q था वहाँ चार्ज के जगह मैग्नेटिक चार्ज, पोल स्ट्रेंथ आ गया, जहाँ E था वहाँ क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब काम हम लोग करेंगे, पहले आप यहाँ तक लिख लें, ये केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। देखिए, अगर आप आगे के पोर्शन पढ़ने के लिए एक बार इलेक्ट्रोस्टैट का इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिवाइज कर लेते ना, तो लगेगा आपको कि कुछ नया पढ़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि पहले वाला ही पोर्शन को रिवाइज कर रहे हैं। जैसे आपसे कहा गया टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मर्जी आपका है, आप इधर ले इधर ले, कुछ भी। और आप क्या किए, एक बार मैग्नेट को रख दिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। सपोज कीजिए साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ जो है वो m, ये माइनस है, ठीक ना। कोई कहेगा है मैग्नेटिक फील्ड इधर लिख लेते तो गलत हो जाता है, और उससे भी लिख लो, क्या फर्क पड़ने को है। अब देखना ध्यान से, इस नॉर्थ पोल पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जैसे Q इंटू ई बोलते हैं, वैसे ही इस परमानेंट मैग्नेट के केस में m इंटू बी बोलेंगे। और साउथ पोल पर यही फोर्स m इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में हो गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो साउथ पोल पर फोर्स इधर हो गया। सपोज करो साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का जो गैप है वो 12 है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे, ठीक ना। मैग्नेटिक लेंथ 12 है और ये एंगल थीटा। तो 1 मिनट के लिए सोचो ना, अगर कोई मैग्नेट को ऐसे रख दिए हो, इधर MB इधर MB, तो ये रोटेट करेगा कि नहीं, है ना। ये पेन है, एक फोर्स इधर लगे एक इधर लगे तो जा ही रही, ऐसे रोटेट करेगा। और इसी को ना हम लोग फोर्स कपल भी बोलते हैं, है ना। फोर्स कपल किसको बुलाता है, जब एक ही ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स दो डिफरेंट पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो, यही ना फोर्स कपल हो गया। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट ड्यू टू फोर्स कपल, फोर्स कपल के कारण टॉर्क क्या होगा। तो फोर्स कपल के केस में क्या सिखाए थे कि कोई एक फोर्स लिखना, तो एक फोर्स हो गया mb, और दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन देख लेना। ठीक, तो ये 12 है, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा क्या। देखो ये 12 है तो ये 12 कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ हो गया
2l sin थीटा। तो देखो जी, दोनों में से कोई एक फोर्स को लिख लो। अब बीच के परपेंडिकुलर सेपरेशन 2l sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो m इंटू 2l b sin थीटा। m इंटू 2l को क्या बोलते हैं? कैपिटल M। कैपिटल M b sin थीटा। देख लेना, इलेक्ट्रोस्टैट में भी ये सब काम किए हैं। वहाँ आता था p sin थीटा। इसी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, टॉर्क हो गया m क्रॉस b। देखो एम बी साइन थीटा, तो टॉर्क क्या हो गया? m क्रॉस b। इसको भी ब्रेक करेंगे तो एम बी साइन थीटा ही ना आएगा। अब देखो, इसी में वो सब पॉइंट जो पहले आप लिखे हुए हैं, और थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उसमें बेवजह का हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे। देखो, थीटा जब 0 डिग्री होगा, साइन 0 0, तो टॉर्क 0 होगा। एक चीज तो समझ ही रहे हो, नेट फोर्स तो 0 है, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स। ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट, जब भी मैग्नेट को रखेंगे तो नेट फोर्स तो गारंटी है 0 होगा। हाँ, टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो थीटा जब 0 होगा, यानी ये मैग्नेट ऐसे जब रहेगा फील्ड के अलोंग, तब हम लोग बोलते हैं टॉर्क 0 एंड मैग्नेट विल बी इन, याद करो सिखाए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब सिखाया गया था कि अगर मैं नॉर्थ पोल इधर है, साउथ इधर है, ऐसे सीधे है ये, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी कर दोगे तो वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। और थीटा जब 180 भी होगा तब भी टॉर्क 0 होगा, लेकिन तब जो है मैग्नेट विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जाहिर है टॉर्क का मिनिमम वैल्यू भी 0 ही हो सकता है। जब टॉर्क लग ही नहीं रहा तो उससे कम वैल्यू क्या हो सकता है। और जाहिर है थीटा जब 90 होगा तब टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। टॉर्क विल बी मैक्सिमम। और टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? तो m इंटू बी, है ना। चलिए नोट कर लो इसको। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि जब किसी मैग्नेट को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक ना, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है और आप किसी मैग्नेट को रख दिए, किसी समय वो थीटा एंगल बना रहा, तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, यानी कि मैग्नेट प्लस फील्ड सिस्टम का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ये निकालना है। याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट में भी आप पढ़े थे, फार्मूला अगर याद होगा तो वहाँ माइनस पी डॉट ई आया था, माइनस पी साइन थीटा। बस वहाँ पी के जगह यहाँ कैपिटल एम हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, एम बी साइन थीटा कॉस थीटा होगा। वहाँ पी कॉस थीटा, पी डॉट ई था, पी कॉस थीटा, तो यहाँ एम बी कॉस थीटा होगा, है ना। आगे माइनस लगा हुआ रहता है। हाँ, डेरिवेशन कैसे किए थे इसके लिए भी थोड़ा याद दिला देते हैं। आपको सिखाए थे कि जब भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है तो जितना से वर्क करता है उतना से पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग हो जाता है। जैसे अभी मान लो ये थीटा एंगल पर है, तो एक्सटर्नल फील्ड मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या चाह रहा है? ये रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। और एक्सटर्नल एजेंट जो है मतलब आपके द्वारा जो है फोर्स लगाया जा रहा है, इससे स्लोली आप रोटेट करा रहे हैं इससे, तो आपके द्वारा क्या वर्क होगा ये मुझे पता करना है। तो सोचो, बोल सकते हैं इफ एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक ना, एक्सटर्नल एजेंट रोटेट्स द मैग्नेट slowly
the agent has to exert a torque equal to mb sin theta। बोलो तो, अगर चाहते हो कि इसको हम इधर रोटेट कराएं, स्लोली रोटेट कराएं, स्लोली का मतलब हुआ जितना फील्ड का टॉर्क है उतना ही टॉर्क आपका हो, मतलब नेट टॉर्क लगभग जीरो मान करके चलते हैं ना। जैसे कैसे बोलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव कराना है तो बोलते हैं उस पर लगने वाला नेट फोर्स समझो जीरो। तो ठीक है, ये टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो आप कैसे लगाएंगे? क्लॉकवाइज सेंस। तो ठीक, द एजेंट हैज टू एक्सर्ट ए टॉर्क इक्वल टू mb sin थीटा। अब जो है ये जो टॉर्क लगेगा उसके अपोजिट ना लगेगा, तो आप बोल सकते हैं अपोजिट टू दैट exerted by the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड जिधर टॉर्क लगा रहा उसके अपोजिट में आप अपना टॉर्क लगा रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि आपका जो टॉर्क है, यही आया टॉर्क mb sin थीटा, ये टॉर्क कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो जाहिर है वेरिएबल है, थीटा जैसे जैसे बदलते जाओगे टॉर्क बदलते जाएगा। तो वर्क मुझे निकालना है, तब बोलेंगे कि तब क्या करो कि ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा एंगल से जब रोटेट कराओगे तो इसका वर्क निकाल लो और उसी को इंटीग्रेट कर देना। यानी बोलेंगे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या केवल एजेंट भी लिखे तो एक्सटर्नल एजेंट समझेंगे, इन चेंजिंग द एंगल थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा। ध्यान से देखो, पहले एंगल ये थीटा था, अब इसको जो है ना स्मॉल एंगल से रोटेट करा दिए, यानी थीटा एंगल था अब थीटा प्लस डी थीटा हो गया। तो वर्क कितना होगा? किसके द्वारा वर्क निकाल रहे हैं? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क निकाल रहे हैं। तो वर्क डन बाय द एजेंट इन चेंजिंग द एंगल थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा, बोलो कितने के इक्वल हो गया? तब वर्क हो गया टॉर्क इंटू डी थीटा, है ना। रोटेशन में भी हम लोग पढ़े थे, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वर्क बोलते हैं। और बोलो टॉर्क कितना है जी? तो mb sin थीटा इंटू डी थीटा। तो ये वर्क आया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा डी थीटा एंगल के लिए। लेकिन अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, मान लो स्टार्ट में थीटा नॉट एंगल पे था और बाद में थीटा एंगल पे था, तब हम लोग बोलेंगे द वर्क डन बाय द एजेंट इन रोटेटिंग द मैग्नेट फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। यानी मान लो स्टार्ट में एंगल जो है ना वो थीटा नॉट बना रहा था ये मैग्नेट, और अब थीटा बना रहा है, तो देखो तो वर्क क्या होगा? तो बोलेंगे इसी को इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करेंगे mb sin थीटा डी थीटा, थीटा नॉट से थीटा। याद करो जी, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस mb कॉस थीटा थीटा नॉट टू थीटा। तो चलो मेरा तो स्पेस ख़त्म हो गया है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो वर्क डन बाय एजेंट हम लोग निकाले, जब थीटा नॉट से थीटा तक ले गए तो क्या आ गया? माइनस mb अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट
माइनस एम बी, देखो माइनस को हटा देते हैं तो क्या हो गया एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, यही ना, माइनस गायब कर दिया। यही आ गया वर्क डन बाय एजेंट का फॉर्मूला। और आप जानते हैं एजेंट जितना वर्क करता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन बाय एजेंट, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब एंगल थीटा है तब, और इनिशियल जब थीटा नॉट है तब। थीटा नॉट से थीटा ने इंटीग्रेट किया, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गया एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। देखो ये जो फॉर्मूला आया ना वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आया। इलेक्ट्रोस्टैट में भी बतलाया गया था कि जब मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तब पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया जाता है। तो वैसे ही बोलेंगे क्या कि व्हेन थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री यू थीटा नॉट इज टेकन एज जीरो, ठीक ना। चलो इसको ब्रैकेट में लिखते रहे, यू थीटा नॉट इज टेकन एज जीरो। मान लो स्टार्ट में ये जो मैग्नेट है ना फील्ड से कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तब हम लोग ये जो टर्म है उसको क्या लिखेंगे, जीरो, और थीटा नॉट को लिखेंगे 90। ये है कॉस थीटा, थोड़ा देखना ध्यान से। तब यू थीटा माइनस जीरो, इधर क्या हो गया जी, एम बी थीटा नॉट 90 डिग्री लिखना है, कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। मतलब ये याद रख लेना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो, जब डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो उस पोजीशन में उसके पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो अज्यूम कर लेते हैं। तो देखो तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल पर कितना आया, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, देखो माइनस एम बी कॉस थीटा। इसी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो माइनस एम डॉट बी, देख लो जी, यही आ गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेरिवेशन। यानी जब भी आप किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे थीटा एंगल पे तो उससे पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, तो देखो जी, थीटा अगर जीरो रखो तो माइनस एम बी हो जाएगा। यानी मैग्नेट अगर फील्ड के सेंस में रखो तो निगेटिव में होगा माइनस एम बी। थीटा अगर 90 रख दो तो जीरो, और थीटा 180 रख दो तो कॉस 180 जो है -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस। तो थीटा जब 0 डिग्री है तब जो है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और थीटा 180 होगा तो मैक्सिमम। ऐसे भी सोचो ना, ये मैग्नेट चाहता क्या है, चाहता ये है कि फील्ड के अलॉन्ग रहे, और तुम ऐसे ले जा रहे हो तो अपोजिट में ना वर्क करे। और एजेंट जितने ज़्यादा वर्क करता है पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज़्यादा, यानी रोटेट करा के ऐसे रख दोगे तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, अगर ऐसे रख दोगे तो जीरो होगा, और ऐसे रख दोगे तो माइनस में होगा। तो एक बार क्या करना है कि अभी के क्लास करने के बाद आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो कंसेप्ट सीखे थे ना इलेक्ट्रोस्टैट में, उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगले क्लास में एक्यूरेट यही पढ़ाएंगे, एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जनरल पे। तो इस सब पर बहुत ज़्यादा हम लोगों को टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आपको बेहतर ढंग से समझ में भी आए तो अच्छा रहेगा, उसको रिवाइज कर ले। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।